हेलो। सेमेस्टर 6 के लिए जिनका मेन हिंदी है उनके लिए पेपर 18 का एक प्रश्न उपन्यास की परिभाषा देकर उसके तत्वों पर प्रकाश डालिए। जिसे हम पूर्व भूमिका, उपन्यास की विभिन्न परिभाषाएं, उपन्यास की लोकप्रियता, उपन्यास और कहानी में अंतर, उपन्यास के तत्व, उपन्यास के विविध प्रकार, उपसंहार के तौर पर देखेंगे। उपन्यास आधुनिक हिंदी गद्य का एक लोकप्रिय प्रकार है। कथा साहित्य में कहानी और उपन्यास का विकास आधुनिक युग में तेजी से हुआ है। हिंदी में उपन्यास शब्द अंग्रेजी नॉवेल के समानार्थक के रूप में प्रयुक्त होता है। उपन्यास की विभिन्न परिभाषाएं। जिस प्रकार साहित्य और कविता की परिभाषा करने के अनेक प्रयत्न सर्वत्र सदा से किए गए हैं, उसी प्रकार उपन्यास की अनेक परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने की है। सबसे पहले हम हिंदी के प्रमुख आलोचकों की परिभाषाएं देते हैं। हिंदी के समालोचकों के मत। डॉक्टर श्याम सुंदर दास उपन्यास को वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा के रूप में देखते हैं। यह परिभाषा बहुत कुछ छोड़कर चलती है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझते हैं। मानव जीवन पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना उपन्यास का मूल तत्व स्थिर करते हैं। यह सत्य है कि जिस प्रकार सृष्टि में मानव का महत्व सर्वोपरि है, उसी प्रकार उपन्यास में मानव चरित्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु है। कदाचित इसीलिए प्रेमचंद जी ने उपन्यास की परिभाषा करते हुए उपन्यास के सबसे महत्वपूर्ण करणीय की ओर ही संकेत किया है। हिंदी के श्रेष्ठ आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपन्यास पर विचार प्रकट करते हुए कहा है कि समाज जो रूप पकड़ रहा है, उसके भिन्न भिन्न वर्गों में जो प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रही है, उपन्यास उसका विस्तृत प्रत्यक्षीकरण ही नहीं करते, आवश्यकता अनुसार उनकी ठीक विन्यास, सुधार अथवा निराकरण की प्रकृति भी उत्पन्न कर सकते हैं। उपन्यास की यह परिभाषा विश्लेषणात्मक है और हमें उसकी आत्मा तक पहुंचाने में सहायक होती है, पर इस परिभाषा में अति गंभीरत्व का दोष है। उपन्यास का उद्देश्य और कुछ भी हो, पर मनोरंजन तो होता ही है। इस व्याख्या में उसे सम्मिलित नहीं किया गया। अंग्रेजी समीक्षकों के मंतव्य। हेनरी जेम्स के अनुसार उपन्यास अपनी व्यापकतम परिभाषा में जीवन का वैयक्तिक और प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है। डॉक्टर हर्बर्ट जे मुलर की परिभाषा भी इसी से कुछ मिलती जुलती इस प्रकार है। उपन्यास मूलतः मानवीय अनुभव का निरूपण है, चाहे वह यथार्थ हो अथवा आदर्श, और इस प्रकार उपन्यास में अनिवार्यतः जीवन की आलोचना रहती है। रॉबर्ट लिडल ने नावल की नवीनता की ओर इंगित करते हुए कहा है कि द नॉवेल इज एज अ लिटरेचरी from has still a favor of newness। इस प्रकार उपन्यास की परिभाषा अनेक दृष्टियों से दी गई है। अब हम देखते हैं उपन्यास की लोकप्रियता के मुख्य कारण। उपन्यास आधुनिक मानव के जितना सन्निहित है, उतनी साहित्य की अन्य कोई विधा नहीं है। प्राचीन काल में मानव समाज के लिए जो महत्व महाकाव्य का था, एलिजाबेथ और विक्रमादित्य के युग के निवासियों के लिए जो महत्व नाटक का था,
उससे कहीं अधिक महत्व आज के युग में उपन्यास को प्राप्त हो रहा है। हरिजनों के अधिकार आंदोलन की भांति अपने किसी प्रकार के आंदोलन को चलाए बिना ही उपन्यास स्विच गुणों के कारण सर्वप्रियता प्राप्त कर रहा है। उपन्यास साहित्य के बढ़ते हुए प्रचार ने उपन्यास लेखक के महत्व को भी संवर्धित किया है। आज वह आर्थिक दृष्टि से पहले की अपेक्षा अपने को कहीं अधिक संपन्न होता है। नोबेल पुरस्कार के विजेता अधिकांश उपन्यास लेखक ही हुए हैं। संसार में जो क्रांतियाँ हुई है उनका श्रेय उपन्यास साहित्य को है। सन 1876 में ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति तथा सन 1605 ईस्वी की रूसी लाल क्रांति के इसके उदाहरण हैं। रूसो, वाल्यट, गोर्की और उपन्यासकारों की रचनाओं का ही यह परिणाम था। उपन्यासों का मानव जीवन से बहुत निकट संबंध है। जीवन की उलझन का यथार्थ चित्रण करना ही आधुनिक उपन्यासकारों का उद्देश्य रहा है। इस समय उपन्यास अपने पाठकों के लिए भोजन और चाय के साथ साथ दिमागी टॉनिक भी बन रहा है। उसके द्वारा मनोरंजन के साथ ही साख मस्तिष्क के लिए विचार भी प्राप्त होते हैं। संसार की सभी समस्याएं उपन्यास की सीमा में सिमट आई है और उपन्यास का साधारण पाठक भी संसार की किंडरगार्टन की प्राथमिक पाठशाला का विद्यार्थी बन गया है। उपन्यास की महत्ता महाकाव्य से कम नहीं है। अंग्रेजी विद्वान फोल्डिंग आदि महाकाव्य को पद्यमय उपन्यास और उपन्यास को गद्यमय उपन्यास महाकाव्य मानते हैं। उपन्यासकार को नाटककार की तरह अलग रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती। इसी कारण उपन्यास को जेबी नाट्यशाला भी कहा गया है। इस प्रकार उपन्यास की लोकप्रियता अनेक दृष्टियों से स्वीकृत है। उपन्यास और कहानी में अंतर। कहानी अपने पुराने रूप में उपन्यास की अग्रजा और नए रूप में उसकी अनुजा, वृत्त या कथा साहित्य की वंशजा होने के कारण कहानी और उपन्यास दोनों में कई बातों में समानता है। दोनों ही विधाएं कलात्मक रूप से मानव जीवन पर प्रकाश डालती है। इतना होते हुए भी दोनों की अपनी विशेषताएं हैं जो एक दूसरे से पृथक करती है। दोनों में केवल आकार का ही भेद नहीं है। हम यह नहीं कह सकते कि कहानी छोटा उपन्यास है अथवा उपन्यास बड़ी कहानी है। उपन्यास और कहानी समान रूप से रूप वाली सगी बहनें हैं। कहा जाता है कि अपने प्राचीन रूप में कहानी उपन्यास की अग्रजा है, उपन्यास अनुजा, परंतु आधुनिक रूप में कहानी उपन्यास की अनुजा है, उपन्यास अग्रजा। तत्वों की दृष्टि से उपन्यास और कहानी समान है, यद्यपि उनको विधान के में आकाश पाताल का अंतर है। कुछ लोगों का विचार है कि कहानी और उपन्यास में आकार के अतिरिक्त और कोई अंतर नहीं, परंतु यह कथन भ्रमपूर्ण है। वास्तव में उपन्यास का लघु संस्करण कहानी नहीं है और न ही कहानी का बृहद संस्करण उपन्यास है। दोनों में पर्याप्त अंतर है। जैसे कि कहानी जीवन और जगत के किसी एक अंश के रहस्य का ही उद्घाटन करती है। जीवन की पूर्णता में देखने का प्रयास उसमें कभी नहीं पाया जा सकता। यहाँ यह कार्य उपन्यास का है, उसमें पात्रों के संपूर्ण जीवन की झांकी मिलती है। जबकि कहानी में कथानक हो भी सकता है और नहीं भी, परंतु उपन्यास में कथानक अपेक्षित है। कहानी और उपन्यास में आकार संबंधी अंतर भी है। कहानी केवल इतनी बड़ी होनी चाहिए जो सरलता से एक बैठक में समाप्त हो जाए, किंतु उपन्यास के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रभावों की अवंती का या समष्टि कहानी की सबसे बड़ी विभूति है, किंतु उपन्यास इस विभूति प्रभावांती से व्यतिरिक्त रहता है। कहानी और उपन्यास दोनों में ही कल्पना की बड़ी आवश्यकता पड़ती है, किंतु कहानी में कल्पना को संयमित रखना पड़ता है, जबकि उपन्यास में ऐसा कोई नियम नहीं है।
उपन्यास में लंबे लंबे अभिभाषण जाने जा सकते हैं और लंबा चौड़ा दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु इसके विपरीत कहानी में छोटे छोटे त्वरावृत्तिमूलक तर्कपूर्ण रोचक संवाद ही होने चाहिए। कहानीकार के लिए स्मृति और से अधिक विस्मृति की सहायता लेनी पड़ती है। इसमें उपन्यासकार की अपेक्षा संचय और विवेक शक्ति अधिक होनी चाहिए। उपन्यास में इतिवृत्तात्मक और रसात्मक दोनों प्रकार के विवरण मिलते हैं, किंतु कहानी में इतिवृत्तात्मक विवरण के लिए स्थान नहीं होता। उपन्यास में एक से अधिक पात्रों का अनेक परिस्थितियों में चित्रण हो सकता है तथा एक ही पात्र के जीवन की अनेक परिस्थितियों का घात प्रतिघात दिखाया जा सकता है, किंतु कहानी में एक दो पात्रों का ही चित्रण मिलता है। इस प्रकार कहानी और उपन्यास का अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। दोनों कथा साहित्य की विधाएं हैं, फिर भी दोनों के कथ्य और आकार में अंतर है। दोनों में विधायक तत्व समान है, फिर भी रचना विधान भिन्न भिन्न है। उपन्यास कला के तत्व उपन्यास के निर्माण में विभिन्न तत्व कार्य करते हैं। सर्वप्रथम उपन्यास में घटनाएं होती है जो कि उपन्यास के शरीर का निर्माण करती है। यह घटनाएं उपन्यास के जिस अंश में संपादित की जाती है उसे कथावस्तु कहते हैं। यह कथावस्तु और घटनाएं मनुष्य पर आश्रित होती है, यही मनुष्य पात्र कहलाते हैं। इन पात्रों की पारस्परिक बातचीत ही कथोपकथन कहलाती है। पात्रों के आसपास की प्रवृत्तियां, परिस्थितियां, वातावरण, देशकाल इत्यादि का वर्णन वातावरण में किया जाता है। इस प्रकार उपन्यास के निर्माण में मुख्य सहायक कथावस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देशकाल और वातावरण, भाषा, शैली, उद्देश्य आदि है। कथावस्तु का उपन्यास में ही कथावस्तु का उपन्यास में वही स्थान है जो कि शरीर से जुड़ी हड्डियों का मानव जीवन की इस गतिशीलता को घटनामय जीवन कहा जाता है और यही घटनामय जीवन उपन्यास की कथावस्तु होता है। उपन्यासकार अपने कथानक का चुनाव इतिहास, पुराण या जीवनी किसी भी क्षेत्र से लेकर कर सकते हैं, परंतु कथानक के कौशलपूर्ण उचित चुनाव में ही लेखक की सफलता निहित है। कथानक को व्यवस्थित करना उसकी दूसरी बड़ी आवश्यकता है। किसी भी कथानक के चुनाव के अनंतर यह विचारणीय होता है कि इसमें कौन सा अंश आवश्यक है और कौन सा अनावश्यक। रोचकता कथावस्तु की सर्वप्रधान विशेषता है। जहाँ कथावस्तु अरोचक और नीरस है वहाँ उपन्यास नहीं रहेगा। आज के उपन्यासों की कथावस्तु सरल, स्वाभाविक और आकर्षक होती है। पात्र और चरित्र चित्रण आज के उपन्यासों की सबसे बड़ी विशेषता पात्रों का व्यक्तित्व और चरित्र चित्रण है। कथा को पढ़कर हम उसे भुला देते हैं, परंतु उन कथानकों के विशिष्ट पात्रों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनका व्यक्तित्व कुछ इतना मधुर और प्रभावोत्पादक होता है कि हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते। चरित्र चित्रण के अंतर्गत पात्रों के आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला जाता है। प्रत्येक पात्र मूलतः साधारण मनुष्य होता है, अतः हम उसमें जहाँ दोष है वहाँ गुण भी है। हम आज उपन्यासकार और उसके मानसिक संघर्ष के प्रदर्शन के साथ उसकी अनुदारता और
उदारता, करुणा और नृशंसता इत्यादि अनेक परस्पर विरोधी मानवीय मनोभावों को दिखाकर उसकी चारित्रिक दुर्बलताओं और सबलताओं का प्रदर्शन करता है। पात्रों के विविध प्रकार। उपन्यास में दो प्रकार के चरित्र होते हैं। एक तो किसी विशिष्ट श्रेणी के या वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और दूसरा वो कि जे जनसाधारण के से कुछ विलक्षण चारित्रिक विशेषताओं से संपन्न होते हैं। कथानक यदि विस्तृत है तो पात्रों की संख्या थोड़ी अधिक भी हो सकती है। पात्रों की श्रेणियां नाटक की भांति उपन्यास में भी होती है। सामान्य पात्र और विशिष्ट पात्र। सामान्य पात्रों का काम विशिष्ट पात्रों से संबंध कथानक को घटनाओं के माध्यम से विकसित करना होता है। विशिष्ट पात्रों में नायक और नायिका दोनों आते हैं। चरित्र की दृष्टि से पात्र दो प्रकार के होते हैं, स्थिर और अस्थिर। स्थिर पात्रों का चरित्र आरंभ से अंत तक एक से ही मनोभावों और मनोवेगों से संबद्ध रहता है। विरोधी मनोभाव उसमें नहीं आते, परंतु अस्थिर पात्रों का चरित्र बदलता रहता है। चरित्र चित्रण की शैलियां। एक विश्लेषणात्मक और दूसरी नाटकीय। विश्लेषणात्मक शैली में लेखक अपने पात्रों का विश्लेषण करता है और कभी कभी आवश्यकता अनुसार अपना आधिकारिक निर्णय भी देता है। नाटकीय शैली में पात्रों के विषय में लेखक निसंग भाव से उन्हें जीवन के घात प्रतिघात सहने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है। संवाद या कथोपकथन। उपन्यासों में कथोपकथन के निश्चित उद्देश्य होते हैं। कथोपकथन से कथानक का विकास किया जाता है। पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला जा सकता है। उसमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जा सकता है। एक, कथोपकथन पात्रों की बौद्धिक और मानसिक स्थिति के अनुकूल होना चाहिए। 2, कथा वस्तु के असंबंधित बातचीत का सर्वथा प्रवेश नहीं होना चाहिए। कथोपकथन में नाटकीयता और स्वाभाविकता होनी चाहिए। कथोपकथन की भाषा भी पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। देश काल और वातावरण। देश काल का महत्व उन घटना और परिस्थितियों से बढ़ जाता है जिनका चित्रण चाहिए, जिनका उपन्यास में होता है। घटनाओं और परिस्थितियों का चित्रण देश और काल के अनुरूप ही होना चाहिए। डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन ने अपनी पुस्तक हिंदी उपन्यास कला में देश काल और वातावरण के लिए निम्नलिखित गुणों को अपेक्षित माना है। 1, वर्णनात्मक सूक्ष्मता। 2, विश्वसनीय कल्पना तत्व। 3, उपकरणात्मक संतुलन। इस आंचलिक उपन्यासों में स्थानीय रंग का भी महत्व बढ़ गया है। इन सभी प्रकार के वातावरणों के लिए लेखक से यह अपेक्षा रहती है कि उसका ज्ञान पूर्ण हो। भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। बिना इसके किसी भी साहित्यिक विधा की सृष्टि नहीं की जा सकती है। उपन्यासकार अपनी वर्णन शैली में भाषा का प्रयोग करता है और पात्र अपने वार्तालापों में भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे उपन्यास का विकास हुआ वैसे वैसे उसकी शैली का भी विकास हुआ। अब तक उपन्यास लेखक भी निम्नलिखित शैलियों को अपनाने लगे थे। वर्णनात्मक शैली, इस शैली का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में हुआ है और आज भी होता है। विश्लेषणात्मक शैली, इस शैली का भी प्रयोग अधिक प्रचलित है और इसमें मनोवैज्ञानिकता अधिक होती है। आत्मकथात्मक शैली, इस शैली में उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष की ओर से उपन्यास की कथा का प्रस्तुतिकरण होता है। उद्देश्य, उपन्यासकार जीवनोपयोगी
सामग्री अपने उपन्यास में प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही अपने समक्ष रखता है। जिस उपन्यास में कोई जीवन दर्शन नहीं होता वह एक सस्ते मनोरंजन मात्र की नीरस कृति बनकर रह जाता है। उपन्यास के विविध प्रकार। उपन्यास के प्रकारों में आकार की दृष्टि से, तत्वों की दृष्टि से, विषय की दृष्टि से, इन सभी का हम चर्चा करते हैं। तो आकार की दृष्टि से उपन्यास के मुख्य 2 भेद हैं। लक्षणात्मक उपन्यास और आकार की दृष्टि से, तत्वों की दृष्टि से और विषय की दृष्टि से। अब आकार की दृष्टि से देखें तो आकार की दृष्टि से दीर्घकाय उपन्यास और लघु उपन्यास। तत्वों की दृष्टि से देखें तो घटना प्रधान उपन्यास और चरित्र प्रधान उपन्यास। घटना प्रधान उपन्यास में कथा वस्तु के संगठन की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है और चरित्र चित्रण की ओर कम। चरित्र प्रधान उपन्यासों में चरित्र चित्रण की प्रधानता रहती है और कथानक का संगठन गौण पड़ता है। विषय की दृष्टि से उपन्यास को अनेक प्रकारों में बांटा जा सकता है, जैसे कि सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, आंचलिक आदि। इस प्रकार के उपन्यासों में समाज विशेष के रीति रिवाजों, विचारों, विश्वासों आदि का चित्रण होता है। प्रेमचंद जी के निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन आदि उपन्यास इस प्रकार के हैं। ऐतिहासिक उपन्यास जिस उपन्यासों की कथा इतिहास पर आधारित होती है उन्हें ऐतिहासिक उपन्यास कहते हैं। राजनीतिक उपन्यास राजनीतिक चेतना अथवा राजनीतिक समस्याओं पर लिखे गए उपन्यास को राजनीतिक उपन्यास कहते हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यास इस प्रकार के उपन्यासों में मनोविश्लेषण का सहारा लिया जाता है और पात्रों के मन के भीतर झांकने का प्रयास किया जाता है। आंचलिक उपन्यास हिंदी में अब इस प्रकार के 8 उपन्यासों का एक स्वतंत्र विधा के अंतर्गत रखा जाता है। इनमें किसी अंचल या प्रदेश विशेष के आचार विचार, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला जाता है। हिंदी में फणीश्वरनाथ, रेणु और नागार्जुन आदि ने अनेक महत्वपूर्ण आंचलिक विशेष उपन्यास लिखे हैं। रोमांस प्रधान उपन्यास रोमानी प्रवृत्ति का प्रधानता देकर यौन समस्याओं का अंकन इस प्रकार के उपन्यासों में किया जाता है। समस्या प्रधान उपन्यास इस प्रकार के उपन्यासों में किसी समस्या को उठाकर उसका चित्रण किया जाता है और कभी कभी समस्या का समाधान भी दिया जाता है। उपसंहार के रूप में हम यह कह सकते हैं कि गद्य साहित्य और पद कथा साहित्य की एक लोकप्रिय विधा उपन्यास है। कहानी और उपन्यास के तात्विक विधान तथा आकार प्रकार में पर्याप्त अंतर है। कहानी का जन्म उपन्यास से बहुत पहले हुआ था। उपन्यास का जन्म तो आधुनिक काल में ही हुआ है, फिर भी वह लोकप्रिय विधा बन गई है। उपन्यास में अनेक प्रकार होते हैं। ऐतिहासिक और आंचलिक उपन्यास की गिनती अब स्वतंत्र साहित्य विधा के रूप में हो रही है। यही उपन्यास की लोकप्रियता एवं रचना विधान का ज्वलंत प्रमाण है।
भगवान।